निर्वाचन कार्य में लगे समस्त साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जिनकी ड्यूटी आगामी विधानसभा चुनाव में लगी है। मित्रों, मतदान समाप्ति के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो है पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना। तो आज के वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना सीखेंगे। इस वीडियो में जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी काल्पनिक हैं। इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव हेतु कार्मिकों को सामान्य प्रशिक्षण प्रदान करना मात्र है। आइए पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने का अभ्यास करते हैं। मित्रों, इसमें 27 बिंदु होते हैं। पहला जो हमारा बिंदु है वो है निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में हमने लिखना है। तो जैसे कि हमारा निर्वाचन क्षेत्र 16 विकास नगर हो गया, तो इसी प्रकार से आपका जो भी निर्वाचन क्षेत्र होगा उसका नाम यहाँ पर आपको स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा। दूसरे स्थान पर मतदान की तारीख आपको लिखनी होगी। जो भी मतदान की तारीख होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, जैसे हमने 14 फरवरी 2022 यहाँ पर लिखा है। तीसरे बिंदु में मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पे काल्पनिक लिख दिया है। हमारा मतदान केंद्र की जो संख्या है वो 501 है और मतदान केंद्र का जो नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और यहाँ पर हमने उसका नाम छोड़ दिया है। कौन सा वो बूथ है वो आप जो भी आपका बूथ होगा वो लिखेंगे। और यदि वहाँ पर 2-3 पार्टियाँ आई हैं उस मतदान केंद्र पर, तो अलग अलग बूथ अलग अलग कक्ष में अलग अलग कमरे में होगा, तो आप कक्ष संख्या भी वहाँ पर लिख सकते हैं। अगला हमारा जो बिंदु है वो 3 का, उसमें अलग अलग बिंदु दिए हैं कि मतदान केंद्र निम्नलिखित कहाँ पर स्थित है। तो आपका शासकीय या अर्धशासकीय भवन है या निजी भवन है या अस्थायी संरचना है। तो ज़्यादातर मामलों में ये शासकीय या अर्धशासकीय भवनों में ही जो है चुनाव होता है। तो आप इस पर आप जो भी आपका केंद्र का भवन होगा उस पर आप टिक कर देंगे, सही का निशान लगा देंगे। चौथे नंबर पर चलेंगे। चौथा नंबर है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। तो ऐसा ज़्यादातर मामलों में ये स्थानीय रूप पे भर्ती मतदान अधिकारियों की संख्या लगभग नील होती है। तो आपके यहाँ यदि संख्या हो तो आप संख्या लिखें, अन्यथा नील कर दें। अगला बिंदु है हमारा सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण, तो अधिकांश मामलों में यहाँ भी नील आता है, शून्य आता है। अगले 6 बिंदु पे चलेंगे। छठा हमारा बिंदु है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से संबंधित सूचनाएं। तो हमारी जो भी हमारे पास मशीनें होंगी, हमारे पास कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट मशीन जो भी होगी उनकी सूचनाएं भरनी होंगी। तो यहाँ पर जो जो सूचनाएं मांगी हैं उनको हम भरेंगे। पहला बिंदु है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो कंट्रोल यूनिट की संख्या हो जाएगी 01। एक यूनिट CU हमें मिली तो 01 हो जाएगा। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या। तो जो हमारी CU जो होती है कंट्रोल यूनिट, उसके पीछे साइड आपको कंट्रोल यूनिट की संख्या देखने को मिलेगी। वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने काल्पनिक यहाँ पर मशीन का जो नंबर है वो लिख दिया है CU26VHTH। तो जो भी आपकी मशीन की संख्या होगी वो आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। अगला बिंदु है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या। तो ये जो मतदान यूनिट जिसको हम BU बोलते हैं, बैलेट यूनिट जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होगी। तो आपके मतदान पे कितनी बैलेट यूनिट की वहाँ पर संख्या है, तो
तो आपकी 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है आपके यहाँ उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अगले बिंदु में उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या। जितनी भी आपको बैलेट यूनिट आपने प्रयोग में लाई है उनकी आपको क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि हमने मतदान यूनिट की संख्या 1 लिखी है तो हमारी मतदान यूनिट की संख्या यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, जो कि हमारी है BU17SHCH। आपकी जो भी संख्या होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके पश्चात 7वें बिंदु पे चलते हैं, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। अब आपने उपयोग में कितनी पेपर सील लाई उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमने 1 पेपर सील उपयोग में लाई तो हम 01 यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, तो जो भी आपने पेपर सील, ग्रीन पेपर सील जो भी आपने उपयोग में लाई है, जो मशीन को सील करते हुए प्रयोग की गई है, उसका क्रम संख्या यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए हमारी क्रम संख्या है 24CC2652। तो इस प्रकार से जो भी आपकी पेपर सील की क्रम संख्या होगी वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। 7 का अगला जो बिंदु है क, उसमें आ जाएगा प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। आपको जो CU के क्लोज बटन को सील करने के लिए आपको विशेष टैग मिले होंगे, तो वो कितने मिले, आपको कितने प्रदान किए गए, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 3 प्राप्त हुए तो हम 03 यहाँ पर लिख देंगे। तो जितने आपको प्राप्त होंगे उतने आप यहाँ पे संख्या लिखेंगे। अगला बिंदु है प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रमांक, क्रम संख्यांक। मतलब आपको जो 3 विशेष टैग मिले हैं उनका क्रम क्या है। तो हमने यहाँ पर मान लिया हमें जो विशेष टैग मिले हैं उनका क्रमांक 22022 से 22024 तक है। अगले बिंदु पे चलेंगे। अगला बिंदु है हमारा कि उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। हमने कितने विशेष टैग उपयोग में लाए। तो हमारे पास एक मशीन है तो हमने एक ही विशेष टैग का प्रयोग किया, तो 01 लिख देंगे। इसके पश्चात उपयोग में लाए गए विशेष टैग का क्रम संख्यांक भी लिखना है। देखिए मित्रों, जो भी आप उपयोग में लाते हैं उसका क्रमांक भी लिखना अवश्य होता है। तो हम यहाँ पर पहला जो विशेष टैग है हमारा 22022 को हमने प्रयोग में लाया, तो उसका संख्यांक यहाँ पर हमने लिख दिया। अगले बिंदु पे चलेंगे। अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या। जो प्रयोग नहीं हुए हमारे विशेष टैग, हमें 3 मिले थे तो 2 बचे होंगे, उनके क्रमांक संख्या में यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, हमारा जो बचा हुआ विशेष टैग है वो है 02223 से 22024 तक, अर्थात कुल 2 जो हमारे पास बचे हुए हैं उनका हमने यहाँ पर संख्यांक लिख दिया। अगले बिंदु पे चलेंगे। हमारा 7 का ख जो बिंदु है, प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या। तो मित्रों, इस बार स्ट्रिप सील मशीन को सील करने के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। तो इस बार शायद इस फॉर्म, जब फॉर्म मिलेगा आपको तो ये उसमें दिया ही ना हो, और क्योंकि पहले स्ट्रिप सील मिलती थी तो इसलिए ये पुराने फॉर्म में ये दिया गया है कि प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, उसका विवरण, स्ट्रिप सील का विवरण भी यहाँ पर देना होता है। तो इस बार ये बिंदु नहीं है तो आप इसको नील कर देंगे। फिलहाल अगर ये बिंदु है और अगर आपको स्ट्रिप सील मिलती है तो आप उसको किस प्रकार भरेंगे देखिएगा। तो स्ट्रिप सील की संख्या हमें मिली 3 और प्रदाय किए गए स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक आपको कितने से कितने तक मिली, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप उसका संख्यांक लिख देंगे 262626 से 262628। जो भी आपको क्रमांक मिलेगा, ये तो मैंने काल्पनिक लिखा है, तो आपको जो भी क्रमांक की स्ट्रिप सील मिले आप उसको लिख सकते हैं। अगला बिंदु है उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की
संख्या। तो स्ट्रिप सील हमको 3 मिली, हमने 1 यूज की तो 01 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का क्रमांक, जो भी आपने उपयोग में लाई स्ट्रिप सील उसका क्रमांक क्या है, तो हमने जैसे लिख दिया 262626। और उसके बाद अगला बिंदु है अप्रयुक्त के रूप में वापस की गई, जो हमने प्रयोग ही नहीं की, बच गई हमारे पास, उन स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक आपको इस बिंदु में देना होगा। तो जैसे कि हमारे पास 2 बची तो हम 2 क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे 262627 एवं 262628। इस प्रकार से आप स्ट्रिप सील का विवरण भर सकते हैं। 7 के ग बिंदु में चलेंगे मित्रों। 7 का ग बिंदु है जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी सिस्टम, वीवीपैट सिस्टम का उपयोग हुआ है, जो प्रिंटिंग मशीन है हमारे पास वीवीपैट, जिन मतदान केंद्रों पे वीवीपैट सिस्टम का प्रयोग हुआ है, उपयोग हुआ है, उन पर यह लागू होगा। तो अभी तो सभी मतदान केंद्रों पर ये वीवीपैट मशीन का प्रयोग हो रहा है, तो ये सभी पे लागू है। अब इसमें है क बिंदु, प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या, वीवीपैट मशीन कितने हमने प्रयोग की, उन प्रिंटरों की संख्या, तो हमारे पास हमने 1 प्रयोग की तो 01 हम यहाँ पर लिखेंगे। और साथ में उसका क्रमांक भी देना होगा कि उस मशीन का क्या क्रमांक है, मशीन पे ही वो क्रमांक भी लिखा होगा, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। प्रिंटर का क्रमांक जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्रिंटर का क्रमांक VV24TISA, तो आपकी मशीन पे जो भी क्रमांक होगा वो आप वही लिखें। ये जो मैं संख्याएं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब काल्पनिक हैं, तो आपकी मशीन पे जो नंबर हो आप उसी को लिखिएगा। 8वें बिंदु पे चलेंगे मित्रों। 8वां जो बिंदु है वो है ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, मतलब कितने एजेंट हैं जो वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने 6 यहाँ पर लिख दिया 06। आगे चलेंगे। 9वां जो हमारा बिंदु है, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। जब मतदान प्रारंभ हुआ, हम मॉक पोल कर रहे थे, उस समय कितने अभिकर्ता उपस्थित थे वो संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर हमारे 4 अभिकर्ता उस समय उपस्थित थे, पोलिंग एजेंट जिनको बोलते हैं वो 4 उपस्थित थे। अब थोड़ा विलंब से जो आए उनका विवरण अगले पॉइंट में देंगे कि अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, मान लीजिए हमारे 2 जो है अभिकर्ता वो विलंब से आए तो हम 02 लिख देंगे। अगला पॉइंट है कि मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब मतदान समाप्त हुआ उस समय कितने थे उपस्थित, तो अब ये हमारे पास 6 मतदान अभिकर्ता उस समय उपस्थित थे, जो कि 4 यहाँ पर शुरू में आ गए थे और 2 विलंब से आए थे, तो 6 यहाँ पर हो गए। 10 नंबर पे चलेंगे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या। तो मित्रों आपके पास जो चिन्हित प्रति आपको मिलेगी उसमें मतदाताओं की कुल संख्या दी होगी। आप उनको यहाँ पर जैसे हमारे मतदाता जो चिन्हित नामावली है उस पर 1140 मतदाता हैं तो आप वो लिखिएगा। परंतु यदि आपके पास ईडीसी वोटर भी हैं तो आप उनको इसमें प्लस कीजिएगा। 2 मान लीजिए मेरे पास 2 ईडीसी मतदाता हैं तो हमारे पास ये 1140 और 2 1142 मतदाता हो जाएंगे। परंतु ये जो ईडीसी मतदाता मुख्यतः लोकसभा जो चुनाव होते हैं उनमें मिलते हैं, जो कि चुनाव ड्यूटी में लगे हुए कार्मिक अपने ही मतदेय स्थल पर वोटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल जो विधानसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें ये ईडीसी मतदाता होने के चांस कम हैं। तो आपके पास जो भी चिन्हित प्रति होगी, जैसे कि हमारे पास चिन्हित प्रति में 1140 है तो आप 1140 ही लिखिएगा। अगले पॉइंट पे चलेंगे। पॉइंट है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, अर्थात जिनको कि पीठासीन महोदय जी ने वोट देने के लिए स्वीकृत किया है, उनको अनुमति दी है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि
हमारे पास वो निर्वाचकों की जो संख्या है जिन्होंने वोट देने के लिए, जिनको अनुज्ञात किया गया है, वो मान लीजिए हमारे पास 840 है। अगले पॉइंट पे चलेंगे। मतदाताओं के रजिस्टर 17 क में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, तो जितनों को हमने अनुज्ञात किया है मत देने के लिए, उतनी ही संख्या यहाँ पर भी 17 क में भी ये दर्ज हो जाएगी। 840 यहाँ पर भी आ जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। तो जब मतदान समाप्ति पर आप टोटल बटन दबा करके देखेंगे तो उसमें आपको मतदान जो आपने किया उसके मतों के रिकॉर्ड की जो संख्या है, टोटल वोट जो है वो उसमें दिखाई देगा। और मान लीजिए हमारी मशीन में ये 839 है, तो हम 839 लिख देंगे। अगला पॉइंट है मतदाताओं जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया हो। मतलब कि कोई मतदाता आया और 17 का रजिस्टर में उसने हस्ताक्षर भी कर दिए, उसको पर्ची भी जारी हो गई, परंतु उसने वोट देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं वोट देना चाहता। तो उस कंडीशन में उस मतदाता को आप समझाएंगे। यदि वो नहीं समझता है, नहीं देना चाहता है वोट, तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। उसकी आप यहाँ पर संख्या दर्ज करेंगे कि वो ऐसे कितने मतदाता आपके यहाँ आए जिन्होंने 17 का में एंट्री करने के बाद वोट देने से इनकार कर दिया, तो आप उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे हमारे बूथ पर मान लीजिए कि एक मतदाता ऐसा है जिसने वोट ना देने का विनिश्चय कर लिया है, तो आप उसकी संख्या पर लिखेंगे। तो आप देखिए हमारा जो मतदाता रजिस्टर 17 का है उस पर हमारे अंकित थे 840, परंतु एक मतदाता ऐसा है जिसने मत न देने का निश्चय किया, तो 840 में से एक जब हम घटा देंगे तो ये 839 हमारा मशीन में वोटरों की संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी महोदय जो आपके होंगे वो यहाँ पर साइन कर देंगे और जो द्वितीय मतदान अधिकारी है वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार अब आगे चलते हैं। अगला जो बिंदु है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। 11वें बिंदु पे चल गए हम। तो निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए वो कितने हैं। अब जब अंत में समाप्ति जब हो गई मतदान की, उसके बाद हम यहाँ पर इसको भरेंगे कि मान लीजिए हमारे पास पुरुष मतदाता 438 ने मत दिए, महिला मतदाता 400 ने वोट दिए और एक मतदाता थर्ड जेंडर था। तो इसको टोटल कर लेंगे, कुल जो हमारे कितने 839 मतदाताओं निर्वाचकों ने मत का प्रयोग किया। 12वां जो बिंदु है, 12वां हमारा बिंदु अभ्याक्षेपित, जिसको आप चैलेंज मत बोलते हैं, तो ये कितने हैं। मान लीजिए हमारे जो बूथ है वहाँ पर 2 मतदाता चैलेंज मतदाता हुए। अब चैलेंज मतदाता कौन सा हुआ। चैलेंज आपके यहाँ कोई निर्वाचक अपना मतदान करने के लिए आया और पोलिंग एजेंट ने उसको चैलेंज कर दिया कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो वोट देने आ रहा है। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो पोलिंग एजेंट है उसे 2 रुपये जो है फीस लेकर के उसकी चैलेंज को उसकी जांच करेंगे और जांच के उपरांत देखेंगे कि उसका चैलेंज सही है या नहीं है। तो अब मान लीजिए हमारे जो मतदान स्थल पर 2 जो वोटर थे उनको चैलेंज किया गया। अब इसमें बताना है कि स्वीकृत कितने हैं और अस्वीकृत कितने हैं और जब्त की गई रकम कितनी है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक की चुनौती स्वीकार हुई और एक की जो है चुनौती अस्वीकृत हुई। तो जिसकी चुनौती स्वीकृत हुई उसको क्या आप जो 2 रुपये का है जो उसको वापस कर देंगे और जिसकी अस्वीकृत हुई तो उसको क्या करेंगे, उसकी 2 रुपये की रकम को आप जब्त कर लेंगे। तो हमारे यहाँ एक वोटर की
जो है चैलेंज स्वीकार हुआ और एक का अस्वीकार हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक की जो है जब्त की गई रकम 2 रुपये यहाँ पर अंकित कर देंगे। अगले बिंदु पे चलेंगे। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत किया और अपने मत का प्रयोग किया। मान लीजिए आपके पोलिंग बूथ पर जो निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, तो मैंने पहले ही बताया कि ये ईडीसी मतदाता उसी कंडीशन में होंगे जब आपके निर्वाचन ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारी वहाँ पर अपना वोट का प्रयोग करेंगे। परंतु ये केस लोकसभा में ही ज़्यादातर होता है, विधानसभा में ये केस नहीं होता है। इस कंडीशन में आप इसको नील कीजिएगा। और क्योंकि हमने पहले ही 2 ईडीसी वहाँ पे प्लस किए थे, तो हम यहाँ पर 2 यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ 2 मत ऐसे पड़े हैं जो कि ईडीसी से पड़े हैं। अगला 13 का क बिंदु देखेंगे। 13 का क बिंदु है मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या। प्रवासी मतलब एनआरआई, जो कि हैं यहाँ के अपने भारत के मूल निवासी हैं और वो रहने के लिए कहाँ कहीं दूसरे देश में चले गए हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं, परंतु वो मतदान करने के लिए आ जाते हैं, तो हम उनको प्रवासी एनआरआई बोलते हैं। और वो मतदान करने वाले प्रवासी की संख्या यदि हो तो आप यहाँ पर अंकित कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में नील कीजिएगा। आगे चलेंगे। 14 नंबर। 14 नंबर है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। ऐसे निर्वाचक जो अंधे, शिथिलांग हैं, अशक्त हैं, वो निर्वाचक यदि किसी अपने साथी को लेकर के आते हैं तो उसकी सहायता से अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है कि ऐसे कितने मतदाता थे जो साथियों को लेकर आए। तो मान लीजिए हमारे मतदेय स्थल पर 2 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने साथियों का प्रयोग किया। अगले बिंदु पे चलेंगे। परोक्षी द्वारा किए गए मतों की संख्या। परोक्षी जो मतदाता, जैसे कि हमारे जवान भाई हैं, सेना के जवान हैं जो बाहर, या कोई जो बाहर रह रहा है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे को अधिकृत कर देता है, अपने घर के किसी सदस्य को अधिकृत कर देता है, तो उसके द्वारा उसको बोलते हैं परोक्षी मतदान। अपरोक्षी के द्वारा किसी ने अपने मत का प्रयोग किया है, तो वो कितने हैं, तो हम यहाँ मान लीजिए हमारे मध्य स्थल पर मान लीजिए 2 हैं। यदि आपके मध्य स्थल पर कोई नहीं है तो आप नील कीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे मध्य स्थल पर 2 हैं, तो हमने 0-2 यहाँ पर अंकित कर दिया। अगले बिंदु पे चलेंगे। हमारा 16वां जो बिंदु है निविदत मतों की संख्या। आपके यहाँ निविदत टेंडर वोट यदि हुए हैं तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है, अन्यथा की स्थिति में नील कीजिएगा। मान लीजिए आपके मध्य स्थल पर कोई वोट देने आया और उसका वोट पहले से ही कोई देकर चला गया है और वो कहता है कि नहीं मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरा वोटर है, तो आप उस मतदाता को निराश नहीं कर सकते। उसको टेंडर वोट के माध्यम से, निविदत मत के माध्यम से वोट दिलाना होगा। उसका अलग से एक जो बैलेट पेपर होगा उस पर उसका मत दिया मतदान वो करेगा और उसकी निविदत मतों की जो सूची है 17 खा में, प्रारूप 17 खा में उसको बनाना होगा। तो इस प्रकार से अगर निविदत मतों की संख्या होगी तो आप यहाँ पर अंकित कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में नील कीजिएगा। 17वें बिंदु पे चलेंगे। 17वां बिंदु है निर्वाचकों की संख्या। निर्वाचकों की संख्या कौन से, जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई। यदि पीठासीन अधिकारी महोदय को लगता है कि जो ये वोटर आया है इसकी आयु 18 से कम है, तो पीठासीन अधिकारी महोदय उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त कर सकता है। उसके लिए अलग से एक प्रारूप है, उस पर उसकी घोषणाएं ली जाएंगी, उसे हस्ताक्षर कराए जाएंगे। तो इस प्रकार के अगर कोई आपके यहाँ आपके मध्य स्थल पर कोई आया है निर्वाचक, तो उसके बारे में घोषणाएं ली जाएंगी। मान लीजिए मेरे मध्य स्तर पर
आयु के बारे में घोषणाएं जो प्राप्त हुई वो 2 मतदाता ऐसे हैं जिनसे हमने आयु के संबंध में घोषणाएं ली हैं, तो हम 0-2 अंकित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नील कीजिएगा। अगला बिंदु है जिन्होंने घोषणाएं देने से इनकार किया, ऐसी घोषणाएं देने से किसी ने इनकार कर दिया है तो आप उसको यहाँ पर संख्या अंकित कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में नील कीजिएगा। आगे है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। तो मतदान स्थगित करना आवश्यक हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि मतदान स्थगित हमने नहीं किया, तो हम नहीं लिखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो 19वां बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। मान लीजिए हमारा सुबह 8 बजे मतदान प्रारंभ हुआ, तो आपको 8 बजे पूर्वाह्न से 10 बजे पूर्वाह्न तक कितने आपके निर्वाचक आए, उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, वो यहाँ पे संख्या लिख दी गई। मान लीजिए मेरे मध्य स्थल पर 100 ऐसे मतदाता थे जिन्होंने 8 बजे से 10 बजे के बीच में मतदान किया, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। उसके बाद अगले बिंदु पे 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक कितने लोगों ने वोट किया। मान लीजिए हमारे मध्य स्थल पर 150 लोगों ने 10 बजे से 12 बजे तक मतदान किया। उसके बाद 12 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे तक कितने लोगों ने वोट किया, इसको आप लिख देंगे, जैसे कि हमारे मध्य स्थल पर 100 लोगों ने वोट किया। उसके बाद 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक कितने लोगों ने किया। इस तरह से संख्याएं लिखते रहेंगे, जैसे कि 250 लोगों ने मतदान किया और 4 बजे से मतदान की समाप्ति तक कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, तो जैसे कि यहाँ 239 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। तो ये संख्याएं आपको यहाँ पर लिखनी है प्रत्येक 2-2 घंटे की। अब ये जो मैंने सामने इसके सूचनाएं दी हैं वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सूचनाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने अपने अभ्यास के लिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि पहले 8 बजे से 10 बजे तक 100 हमारे मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो अगले जब हम 10 से 12 का हमने लिखा है, तो 10 से 12 में 150 लोगों ने 150 लोगों ने मत का प्रयोग किया, तो मैंने वो क्या किया है यहाँ पर 100 जो है पिछले और 150 ये वाले जोड़ करके मैंने यहाँ पर 250 वोटर, मतलब टोटल 250 वोटरों ने 12 बजे तक अपने मत का प्रयोग किया है। इसके बाद जैसे यहाँ पर 100 अंकित है, तो 250 तो ये वाले और 100 ये और इसमें जुड़ गए, तो 350 लोगों ने कब तक वोटिंग की है, 2 बजे तक वोटिंग की है। इसके बाद जैसे कि 250 लोगों ने 2 घंटे में वोटिंग की, 2 से 4 में, परंतु टोटल कितने वोटों ने की, तो हम यहाँ पर टोटल वोट की देखने के लिए क्या कर सकते हैं कि 350 ये वाले और 250 ये वाले, अर्थात शाम के 4 बजे तक 600 लोग अपने वोट का प्रयोग हमारे मध्य स्थल पर कर चुके हैं। इसके पश्चात 239 वोटरों ने अपने प्रयोग का किया 6 बजे तक प्रयोग किया, यहाँ पर 4 से 6 में, और टोटल कितने हुए 600, वो 239 839 टोटल जो मतदाता थे उन्होंने यहाँ पर मतदान समाप्ति तक अपने मत का प्रयोग किया। तो इस प्रकार आप इसको बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरूर बनाइएगा। 20वां जो पॉइंट है उस पर चलेंगे। मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। मान लीजिए मतदान समाप्त होने का जो समय है वो शाम को 6 बजे का है। अब 6 बजे आप देखते हैं हमारा जो मध्य स्थल है उसके गेट के अंदर अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उनको एक पर्ची देंगे जिसको आप टोकन मान सकते हैं। आप उनको टोकन देंगे, पर्ची देंगे अपने पीठासीन अधिकारी के महोदय की जो मोहर लगाकर उसमें पर्ची पर क्रमांक अंकित करके
जब आप उसको पर्चियां आपने दी तो उस समय उस पंक्ति में कितने मतदाता लाइन में लगे हुए थे उनकी संख्या यहाँ पर आपको देनी है। तो मान लीजिए मेरे मत स्थल पर 30 लोग ऐसे थे जो पंक्ति में खड़े थे, मैंने उनको 30 पर्चियां दी। तो इस बिंदु को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी मशीन बताएगी कि आपकी 6 बजे के बाद कितने लोगों ने मतदान दिया। मशीन में टाइमिंग आती है, तो ये पॉइंट में पर्ची देना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है कि 6 बजे के बाद मतदान की जो आपकी कंट्रोल यूनिट है वो समय बताएगी 6 बजे के बाद कितने लोगों ने मतदान दिया। तो 6 बजे के बाद जितने भी लोग होंगे आप उनको पर्ची वितरित कीजिएगा। अगले बिंदु पे चलेंगे। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय। अब जो ये 30 जो हमने पर्चियां दी, तो इन 30 के 30 ने जब वोट दे दिया तो अंतिम जो निर्वाचक था उसने भी अपने मत का प्रयोग कर दिया। उस समय क्या था, आपकी मशीन क्या टाइमिंग बता रही थी, उसके हिसाब से आप यहाँ पर समय लिखेंगे। मान लीजिए अंतिम निर्वाचक के वोट देने के पश्चात जो समय है वो 7 PM शाम के 7 बजे का समय आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। जो भी आपकी मशीन समय बताएगी उसको आप अंकित करेंगे। 21वें बिंदु पर चलते हैं। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। निर्वाचन के दौरान आपका वोटिंग हो रहा है, कोई अपराध हुआ है तो उनका विवरण यहाँ पर देना है। निम्नलिखित मामलों की संख्या आपको यहाँ पर देनी है। जैसे कि हमारा क बिंदु है, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार हुआ है तो देना है, नहीं हुआ है तो नहीं आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, कोई घपला करना, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगला पॉइंट है मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना, नष्ट करना, हटाना, ऐसा नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। अगला बिंदु है मतदाताओं को रिश्वत देना, नील। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, नील। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, नील। तो इन बातों को आप नील कीजिएगा। अगले 22वें पॉइंट पे हम चलते हैं। 22वां पॉइंट है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई। कोई आप उपद्रव हुआ, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना या कोई अन्य कारण। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो आप इसको सबको नील कीजिएगा और यहाँ पर नहीं आप लिख सकते हैं। अगला जो बिंदु है 23वां बिंदु है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर, बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे। अगला बिंदु है आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नहीं। अगला बिंदु है नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया है, बिल्कुल नहीं। अगला बिंदु हमारा 24वां है, क्या अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो, नील लिखेंगे आप। अगला है विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी कोई मामलों की संख्या, कोई संख्या है तो नहीं है, शून्य आप अंकित कर देंगे। अगले बिंदु पे चलेंगे। 26वां जो बिंदु है, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो आप यहाँ लिखिएगा, अन्यथा की स्थिति में नील कीजिएगा। अगला बिंदु है हमारा 27वें बिंदु पर हम आ गए। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं, तो हमने सभी प्रकार की घोषणाएं की हैं तो हम यहाँ पर हाँ लिख देंगे और अंत में एक पंक्ति आप लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, और ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आप लिख सकते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ, और अंत में आप स्थान लिख देंगे, कौन से स्थान पे आपका जो भी वोटिंग हुई उस तिथि को लिख देंगे, तारीख जो भी होगी, दिनांक जो भी होगी, और अंत में पीठासीन अधिकारी की मोहर और हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे।
तो मित्रों इस प्रकार से जो हमारा ये पीठासीन अधिकारी महोदय की जो डायरी है अनुलग्नक 12, ये हमने यहाँ पर भरना सीखा। तो मित्रों यदि इन संख्याओं में कोई त्रुटि हो तो उसे मानवीय भूल समझा जाए और इसका आप सभी लाभ उठाएं। इसी के साथ धन्यवाद।